हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआई को लेकर के। कंप्लीट ईएसआई से रिलेटेड ये पूरा वीडियो होगा। आप पूरे अंत तक देखिएगा, आप समझ जाएंगे ईएसआई क्या होता है, ईएसआई को गवर्न करने वाला एक्ट कौन सा है और ईएसआई में किन किन कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। और ये भी आप जान जाइएगा कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है। हम एक एग्जाम्पल लेकर के भी इसको बताएंगे। और ईएसआई का जो पेमेंट करने का डेट होता है वो कब होता है, और रिटर्न लगाने का जो डेट होता है वो कब होता है, और नहीं लगाने पे इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं वो बताएंगे। तो ये पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आप सारी चीजों को समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ईएसआई को लेकर के। जब भी हम ईएसआई की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। और इसको जो गवर्न करता है उस पूरे एक्ट का नाम है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। बेसिकली ये जो एक्ट है वो ईएसआई को कवर करता है। और ईएसआई क्यों दिया जाता है इसका रीजन बताते हैं। ये एम्प्लॉई को बेनिफिट के लिए दिया जाता है। कौन कौन सा बेनिफिट होता है, जैसे कोई एम्प्लॉई कभी बीमार पड़ गया, या कोई लॉन्ग टर्म कोई ऐसा इलनेस हो गया, जो लॉन्ग टर्म इलनेस होता है, बहुत बड़ा बड़ा कोई बीमारी हो गया, या फॉर एग्जांपल मैटरनिटी है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी है, ऐसा कुछ भी हो जाता है तो अपने क्या करते हैं, इस केस में ईएसआई का बेनिफिट लेते हैं। तो फॉर दिस रीजन हम लोग को ईएसआई मतलब कि कंपनी जो है ईएसआई प्रोवाइड करती है। और गवर्नमेंट जो ईएसआई का जो प्रोविजन लाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लाई। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहां पे एक प्रोविजन था कि अपने ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन को लेकर के कि यहाँ पे इसको बेनिफिट दिया जाए टू द एम्प्लॉई, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईएसआई कौन कौन से कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जब ईएसआई का बात आता है तो हमारे दिमाग में ये बात आती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या एम्प्लॉई हो। एम्प्लॉई भी सोचता है कहीं भी ज्वाइन करने से पहले कि इस कंपनी में कितने एम्प्लॉई है, वहां पे ईएसआई मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉई को भी अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए होता है। और एम्प्लॉयर जो होते हैं उनको भी ये चीज प्रोवाइड करनी चाहिए एज पर द एक्ट, ठीक है। यदि हम इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये जो एक्ट है वो उन कंपनी, उन ऑर्गेनाइजेशन पे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉई काम करते हैं और उनका जो रेमुनरेशन बोलिए या सैलरी बोलिए वो 21,000 से कम है, लेस देन 21,000 है। इन दैट केस उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है और उनको फिर ईएसआई के अकॉर्डिंग उनको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ईएसआई अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन कितना होता है एम्प्लॉई का और एम्प्लॉयर का। तो जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है वो 0.75% ऑफ वेजेस पेड या पेएबल, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर का होता है वो 3.25 ऑफ द वेजेस पेड या पेएबल, ठीक है। ये एम्प्लॉय को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और कुछ एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। और ये काइंड ऑफ आपका जो पेमेंट होता है वो आपके ईएसआई में आता है, ठीक है। अब जो कंपनी की लायबिलिटी है कि जब वो पेमेंट कंपनी ले लेती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, जब जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट आ जाता है वो कंपनी की लायबिलिटी है कि अगले महीने के 15 तारीख या उससे पहले वो अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दे। अब हम बात करेंगे और ये जो पेमेंट करवा दे उसके बाद जो कंपनी की ये भी लायबिलिटी होती है कि वो रिटर्न लगाए। रिटर्न कब लगाते हैं, कंपनी की लायबिलिटी कब आती है वो भी हम बात कर लेते हैं। रिटर्न से लेकर, जब हम कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं तो पेमेंट का बात कर लिया, अब रिटर्न का ईएसआई मतलब कितने कंट्रीब्यूशन, कितने पैसे एम्प्लॉय को देने हैं और कितने पैसे एम्प्लॉयर को देने हैं। एम्प्लॉय को देने हैं 0.75% ऑफ टोटल वेजेस पेड और एम्प्लॉयर को देने हैं 3.25% ऑफ टोटल वेजेस पेड या पेएबल, ठीक है। अब इसको लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, ठीक है। अब हम समझते हैं अपने एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, ये सारी चीजों को। अब एक एग्जांपल लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं फॉर से कि मिस्टर राम एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वहां पे ईएसआई एप्लीकेबल है, मान के चलते हैं कि ईएसआई एप्लीकेबल है और उसकी जो सैलरी है वो 18,000 है। अब 18,000 सैलरी है तो 18,000 का कितना परसेंट राम को देना पड़ेगा और कितना एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, मतलब जो उसके ऑनर है उनको देना पड़ेगा। तो राम को 18,000 का 0.75% देना पड़ेगा, जो कि अप्रोक्सीमेट आता है आपको 135 रुपया, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको 3.75% ऑफ 18,000,
देना पड़ेगा, तो उनका जो कैलकुलेट करके आएगा वो 585 आ जाएगा। तो टोटल जो है वो अमाउंट डिपॉजिट होगा फॉर मिस्टर राम फॉर दैट मंथ, वो आपका हो जाएगा 720 रुपये। और इसकी लाइबिलिटी जो होती है, ये जो अमाउंट जो ये जमा हुआ है, इसकी जो लाइबिलिटी होती है पे करने का, वो एम्प्लॉयर का होता है कि वो नेक्स्ट महीने के 15 तारीख तक ये अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दे। ठीक है। अब जो इसका और इसका जो रिटर्न लगाने की भी जो लाइबिलिटी होती है वो एम्प्लॉयर की ही होती है। ठीक है। ये हाफ ईयरली रिटर्न लगता है। हाफ ईयरली का मतलब हुआ कि अप्रैल से सितंबर तक का रिटर्न जो है वो 11 नवंबर तक लग जाना चाहिए, और अक्टूबर से मार्च तक का जो रिटर्न है वो 11 मई तक लग जाना चाहिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यदि एम्प्लॉयर वो जो पैसा है और यदि उसको जमा नहीं करवाता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अट्रैक्ट होता है वो 12% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया पेनाल्टी का सीन, जो डिले पेमेंट करता है कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वेजेस क्या होते हैं एज पर द एक्ट, कुछ इंक्लूजन है, कुछ एक्सक्लूजन है। ये जो कैलकुलेशन है वो एम्प्लॉयर करते हैं, ये ना एम्प्लॉई के लिए है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किनके लिए है, वो एम्प्लॉयर के लिए है, वो उनका अपना इंटरनल कैलकुलेशन है एज पर द एक्ट, वो करते हैं। ठीक है। ESI जो होता है वो 17 डिजिट का भी एक नंबर होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने ये सीखा कि ESI क्या होता है, एम्प्लॉय को इससे क्या बेनिफिट होता है, कब ये यूज किया जाता है। दूसरा हमने ये जाना कि ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। तीसरा हम ये जाने कि कौन कौन से कंपनी के ऊपर ये जो ESI है वो एप्लीकेबल होते हैं, जब उनका कुछ कुछ क्राइटेरिया जो मैंने बात किया वो एक्सीड कर जाता है। चौथा हमने बात किया कि एम्प्लॉयर को कितना कंट्रीब्यूट करना है और एम्प्लॉय को कितना कंट्रीब्यूट करना है। और लास्ट हमने बात किया कि जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने जमा करके रखा है एम्प्लॉयर ने, उसको उनको कब तक डिपॉजिट कर देना है, और डिपॉजिट के साथ साथ उनको ये रिटर्न भी फाइल करनी होती है ताकि जो इसका बेनिफिट है वो एम्प्लॉय उठा सके। तो कब तक इसकी लास्ट डेट होती है। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। ठीक है। ESI से रिलेटेड कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, जो बेसिक्स होता है और ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं ESI से रिलेटेड हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। और आप चाहते हैं कि ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी काइंड का प्रैक्टिकल वीडियो आप चाहते हैं, या कोई आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू ऑन द ईमेल। ओके। एंड वन मोर थिंग, we will come with the employee provident fund video as well as along with the ESI. Okay. And if you want any kind of help from us related with the labor law regulations and compliance, then you can comment us or you can mail us. Okay. So please stay connected with this channel. You will get connected and you will get easily corporate taxation and legal update. Thank you so much.